हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 9th क्लास के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग मतलब जनसंख्या जो होती है देश की, उसकी गुणवत्ता किस प्रकार हमारे लिए एक संसाधन के रूप में काम करती है। तो देखते हैं, हमने 1 से 4 तक के क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में किए। अब हम 5वें, 6वें, 7वें और 8वें क्वेश्चन को इस चैप्टर में देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन ये है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। अब कोई व्यक्ति संगठन के लिए भले ना हो, लेकिन वो कामयाब होने के लिए भी उसको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। स्वास्थ्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य का अर्थ जीवित रहना मात्र नहीं है। स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ता शामिल है। स्वास्थ्य में परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, प्रतिरक्षण, खाद्य मिलावट निवारण आदि बहुत से क्रियाकलाप शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो वो ठीक से काम नहीं कर सकता। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में एक अस्वस्थ मजदूर अपनी उत्पादकता, अपने देश की उत्पादकता को कम करता है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा कामगार जो अस्वस्थ है वो क्या करे? अपनी उत्पादकता को ख़त्म करेगा। और जब किसी व्यक्ति की उत्पादकता ख़त्म होती है तो उसके जिस देश का निवासी, उस देश की उत्पादकता भी कम हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में, किसी भी व्यक्ति की कामयाबी में उसके स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। 6ठा प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इसको मैं क्लास वीडियो व्हाइट बोर्ड में बना के आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे कृषि, वन, पशुपालन, मछली पालन, खनन आदि, यानी कि जिनमें मशीनीकरण कम है और जो बेसिक थे हमारे मानव जीवन के, वो प्राथमिक क्षेत्र है, विशेषकर कृषि, पशुपालन। द्वितीयक क्षेत्र में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम प्राकृतिक रूप से न प्रयोग करके हम उनका विनिर्माण करते हैं, दोबारा निर्माण करते हैं। जैसे लोहा एक तो प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन उससे हम कोई मशीन बना देते हैं, ट्रैक्टर, फ्रिज, लोहे की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बना, गाड़ियाँ, बाइक, वो सब क्या विनिर्माण है। और इसके बाद का तृतीय क्षेत्र कैसा होता है जहाँ पर हमें कोई भौतिक चीज़ तो नहीं मिलती, लेकिन हमें उससे संबंधित सेवाएं मिलती हैं, जिसे सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। जैसे बैंकिंग, बैंक से हमें क्या, हम अपना पैसा जमा करते हैं। परिवहन में क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तृतीय क्षेत्र बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भौतिक चीज़ नहीं देंगे आपको। व्यापार है, शिक्षा भी सर्विस सेक्टर है। हम आते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं या ऑनलाइन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम आपको नॉलेज दे रहे हैं जो कि दिखाई नहीं देता, भौतिक चीज़ नहीं है। इसी तरह बीमा, पर्यटन, स्वास्थ्य, ये विशेष परिस्थितियों में सहायता करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। 7वां क्वेश्चन है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। देखिए, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, वे क्रियाएं जो देश की आय में वृद्धि करती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो क्रियाएं आय के लिए की जाती हैं उन्हें क्रियाएं कहते हैं, और वे क्रियाएं जो आय के लिए नहीं की जाती हैं उन्हें गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। जिन्हें हम किसी चीज़ को आय के लिए करते हैं तो वो आर्थिक क्रिया होती है, और जो आय के लिए नहीं होती है, समाज सेवा या घर में हम किसी की सेवा करते हैं या हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसका उद्देश्य आर्थिक नहीं होता है, तो वो गैर आर्थिक क्रिया कही जाती है। यदि किसी की माँ किसी होटल में खाना बनाती है तो उससे उसको पैसे मिलते हैं, तो वो एक आर्थिक क्रिया है। जब वही माँ एक परिवार के लिए खाना बनाती है तो वो एक गैर आर्थिक क्रिया कर रही होती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करिए। 8th क्वेश्चन है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 1 मिनट के लिए हम मान भी लें कि अगर ऐसा है तो उसके क्या कारण है। देखिए, महिलाएं निम्नलिखित कारणों से निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं। पहला कारण है, बाजार में किसी व्यक्ति की आय निर्धारण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा
एजुकेशन, भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम शिक्षित हैं, उनके पास कम शिक्षा है, और ये सबके लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक आम तौर पे जैसे हर लगभग 75% पुरुष शिक्षित हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, उसकी अपेक्षा महिलाएं कम हैं, उनमें लगभग 52-53% ही शिक्षित हैं। तो वो एक अंतर है, इसलिए कहा जा रहा है कि उनमें कम शिक्षा और निम्न कौशल है, इसलिए उनको कम वेतन मिलता है। दूसरी बात, ज्ञान व जानकारी के अभाव में महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जहां उन्हें कम मजदूरी मिलता है। संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में भी आपको मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसके समझ सकते हैं कि संगठित मतलब जहां पर सारे नियम कानून सरकार के, लिमिटेड कंपनियों के या किसी के द्वारा निर्धारित होते हैं, वहाँ संगठित होता है। और असंगठित जहाँ पर जैसे आप किसी मजदूरी करके चले आए और रोज़ का रोज़ काम कर रहे हैं आप, लेकिन उसमें कोई नियम कानून लागू नहीं हो रहा। दूसरी बात, महिलाओं को एक मिथ धारणा है कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, इसलिए उन्हें भी प्रायः उनको ये समझाता है कि ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको अगर रखा जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई आपको थोड़ा कम वेतन में काम चलाना पड़ेगा। तो ये 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बेरोजगारी शब्द की व्याख्या आप कैसे करेंगे। बेरोजगार किसे कहेंगे, ये कहने का इसका मतलब सीधा सीधा, बेरोजगारी का अर्थ होता है जब लोग काम करने के इच्छुक हों किंतु उन्हें बेरोजगार न मिले। ये स्थिति विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक देखने को मिलती है। और कामगार जनसंख्या, किस जनसंख्या को काम ना मिले, ये ध्यान रखना। कामगार जनसंख्या 25 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग आते हैं। अब इसमें 10वां क्वेश्चन है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत तो होते हैं, जबकि वास्तव में वो उत्पादकता में कोई योगदान नहीं कर रहे होते। ऐसे प्रायः किसी क्रिया से जुड़े परिवारों के सदस्यों के साथ होता है, जहाँ 5 लोगों की आवश्यकता होती है किंतु उसमें 8 लोग लगे होते हैं, जहाँ 3 लोग अतिरिक्त हैं। यदि इन 3 लोगों को हटा लिया जाए तो भी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। तो ये 3 लोग क्या होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी माने जाएंगे। दूसरी कारण है मौसमी बेरोजगारी, ऐसे लोग जो कुछ महीनों तो काम करते हैं लेकिन कुछ महीने उनको रोज़गार मिल ही नहीं पाता। जैसे भारत में कृषि कोई पूर्णकालिक रोज़गार नहीं, खेती क्या है, पूर्णकालिक नहीं, ये मौसमी है, क्योंकि किसी मौसम में खेती अच्छे से होती है, किसी में वो इंतज़ार करना पड़ता है कि पके फिर उसके बाद कटाई करें, तो बीच में क्या होता है, उनके पास काम नहीं होता है। इस प्रकार बेरोज़गारी में कृषि, इस प्रकार की बेरोज़गारी, मौसमी बेरोज़गारी कृषि में पाई जाती है। कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, जैसे जब कटाई, बिनाई, निराई का होता है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर कोई काम ही नहीं होता है, अधिक काम नहीं मिल पाता है कहने को। तो ये प्रच्छन्न का मतलब होता है ये जहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, और मौसमी का मतलब कुछ खास मौसम में हमें काम मिलता है, कुछ महीने काम नहीं मिलता। तो इस तरह से आपने समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और इस कोई बात समझ में नहीं आती तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इसको समझाया जाएगा आपको दोबारा। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।